आज की इस कक्षा में हम सामाजिक परिस्थिति यानी सोशल स्टेटस का अर्थ और उसके प्रकार को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने इस शब्द को पहले भी सुन रखा होगा, सामाजिक परिस्थिति अथवा सोशल स्टेटस हमारे समाज में किसी पद की ओर इशारा करता है। इसको अधिक समझने के लिए पहले हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। हम इलियट एवं मेरिल के अनुसार की दी हुई परिभाषा के अनुसार परिस्थिति को समझते हैं। इन्होंने कहा है, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह व उपलब्धियों के फलस्वरूप प्राप्त करता है। क्या कहना चाहते हैं ये कि परिस्थिति एक पद है जिसे व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, परिवार, वर्ग इत्यादि किसी भी आधार पर प्राप्त, इनमें से किसी आधार पर प्राप्त करता है। इसी प्रकार हम दूसरी परिभाषा ले सकते हैं किंग्सले डेविस की। यह कहते हैं, परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही होता है तथा जो जन रीतियों व रूढ़ियों से संबद्ध है। यानी क्या कहना चाहते हैं ये है किंग्सले डेविस की, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत तो है ही और जो जन रीतियों व रूढ़ियों से संबद्ध भी है। तो सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का पद इनके अनुसार सामाजिक परिस्थिति कहलाता है। अब हम अपने शब्दों में यदि परिस्थिति के अर्थ को बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक समय और स्थान विशेष में व्यक्ति का जो पद समाज के द्वारा स्वीकृत है और विभिन्न आधारों पर हमें प्राप्त होता है, चाहे वो समाज के द्वारा दिए जाने वाले आधार हो, चाहे हमारी योग्यता से प्राप्त करने वाले आधार हो, तो किसी भी आधार पर अगर समाज में समय और स्थान विशेष में जो हमारा पद है वह एक परिस्थिति होता है। इसे कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे आप जब महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं तो आपकी परिस्थिति एक विद्यार्थी की होती है, क्योंकि इस स्थान विशेष में, इस समय विशेष में आप एक विद्यार्थी हैं। किंतु जैसे ही आप अपने घर चल जाते हैं तो आप किसी के पुत्री हो सकते हैं, पुत्र हो जाते हैं, वो भी आपकी परिस्थिति है। जब आप दुकानदार से सामान लेते हैं तो आप एक ग्राहक होते हैं, ग्राहक भी एक परिस्थिति है। तो इस तरीके से आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। मान लीजिए हम कोई नौकरी अपनी योग्यता से प्राप्त कर लेते हैं तो जो प्राप्त नौकरी है, वह जो पद है वह भी हमारी परिस्थिति है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि विभिन्न समय और स्थान में जो समाज द्वारा स्वीकृत हमारा जो पद है वह हमारी परिस्थिति होती है, जो हमारी पहचान भी बनता है। अब हम सामाजिक परिस्थिति की विभिन्न प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिस्थिति को हम प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रदत्त परिस्थिति यानी जो है एस्क्राइब्ड स्टेटस। दूसरी परिस्थिति होती है अर्जित परिस्थिति यानी अचीव्ड स्टेटस। तो हम सबसे पहले अब प्रदत्त परिस्थिति की बात करें। आप ये ध्यान रखें कि प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो समाज हमें सामाजिक नियमों से स्वतः ही प्रदान करता है। यानी इसमें हमारी योग्यता, व्यक्तिगत योग्यता और गुणों का महत्व नगण्य होता है।
कौन सी परिस्थिति? जो समाज अपने नियमों से हमें स्वतः प्रदान कर रहा है, उसमें हमारे व्यक्तिगत नियम, हमारी व्यक्तिगत गुण और योग्यता का स्थान गौण होता है, तो उसको हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति कुछ आधारों पर हम प्राप्त करते हैं। उन आधारों को भी आप ध्यान रखें, कई बार परीक्षा में इस पे प्रश्न आ जाता है कि प्रदत्त परिस्थिति के आधार बताइए। तो सबसे पहला आधार है लिंग। लिंग अथवा सेक्स के द्वारा भी यह परिस्थिति तय होती है। जैसे हम जानते हैं हमारे समाज में प्रमुख रूप से दो तरह के दो लिंगीय व्यक्ति पाए जाते हैं, महिला और पुरुष। ये लिंग आधार पर हम दो प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। तो महिला और पुरुष होना हमारी योग्यता में शामिल नहीं है, बल्कि यह जन्म से निर्धारित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रदत्त परिस्थिति का एक आधार लिंग है कि कोई महिला होगा या पुरुष होगा। अब हम ये देखते हैं कि कई समाजों में महिलाओं को कम महत्व होता है, कुछ जनजातीय समाजों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व है, सत्ता महिलाओं के अधीन होती है, परिवार व्यवस्था महिलाओं के अधीन होती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं में कोई महिला अथवा पुरुष होने के नाते जो स्तर प्राप्त करता है, जो परिस्थिति प्राप्त करता है, तो लिंग भी परिस्थिति का, प्रदत्त परिस्थिति का एक आधार है। दूसरा प्रमुख आधार होता है आयु। आयु से यहाँ मतलब है कि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा, युवा और वृद्ध होना प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि ये हमारी आयु के द्वारा तय होता है। तो यह भी एक परिस्थिति है। वृद्ध होना परिस्थिति है, युवा होना परिस्थिति है और बालक होना परिस्थिति है। तो इस तरीके से दूसरा आधार है आयु। आयु के आधार पर भी परिस्थिति होती है। कई बार हम देखते हैं बुजुर्गों का सम्मान होता है, अब उनको विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उसमें उनकी योग्यता का महत्व न होकर उनकी आयु का महत्व होता है। तो यह भी प्रदत्त परिस्थिति है। तीसरा आधार होता है नातेदारी। नातेदार का मतलब हमारे रिश्तेदारों से है, खून और विवाह के आधार पर, रक्त और विवाह के आधार पर बनने वाले संबंधों से है। तो इसमें भी यदि हम देखें तो यह वह परिस्थिति है जो हम किसके रिश्तेदार होंगे ये हमारे द्वारा तय नहीं होकर, अधिकांश जो विवाह को छोड़कर अगर नातेदारी के अन्य संबंधों को, रक्त संबंधी संबंधों को देखें तो हमारे हाथ में नहीं होते। किंतु इन परिस्थिति के आधार पर भी हमें समाज में मतलब महत्व कम या ज़्यादा महत्व मिलता है। तो नातेदारी भी परिस्थिति का आधार है। नातेदारी इस परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के कुछ और आधार भी ले सकते हैं, जैसे जाति। जाति भी जन्म से तय होती है, मगर जो निम्न जाति में जन्मे लोगों को निम्न समझा जाता है, ऊंची जाति वालों को ऊंचा समझा जाता है परंपरागत रूप से, किंतु उसमें व्यक्ति की योग्यता शामिल नहीं है। इसी प्रकार प्रजाति अथवा रेस। इसी प्रकार हम गोद के संबंधों को ले सकते हैं। मान लीजिए किसी को गोद ले ले तो वो उसके रक्त संबंधी में काउंट होता है। और वैधता यानी लेजिटिमेसी, सामाजिक स्वीकृति और वैधानिक स्वीकृति भी हमारी परिस्थिति को तय करती है। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए अवैध संतान को हमेशा समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उनकी आलोचना की जाती है। तो लेजिटिमेसी अथवा वैधता भी परिस्थिति को तय करती है। अब दूसरी परिस्थिति का दूसरा प्रकार जो मैंने आपको शुरू में बताया, अब उसको समझते हैं अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस या अर्जित परिस्थिति उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों के द्वारा प्राप्त करता है, यानी वह समाज उसे स्वयं प्रदान नहीं करता, बल्कि व्यक्ति उसे अर्जित करता है, उसे प्राप्त करता है अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर। तो वह अर्जित परिस्थिति होती है। इसके प्रमुख आधार है, जैसे पहला आधार शिक्षा। अगर व्यक्ति उच्च शिक्षित है तो निम्न शिक्षित या अशिक्षित की तुलना में उसकी परिस्थिति अच्छी मानी जाती है, जिसे वह अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। दूसरा आधार है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी व्यक्ति को की परिस्थिति को तय करती है। उच्च प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति निम्न या कम प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा अच्छा समझा जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई प्रशिक्षण प्राप्त करके डॉक्टर या मान लीजिए बीएड करके टीचर बन जाते हैं, या इसी तरह कोई और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, किसी और उद्योग धंधों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, व्यापार व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरों की तुलना में उनको ज़्यादा महत्व मिलता है। इसी तरह धन संपदा या प्रॉपर्टी भी इसका आधार है। हम जानते हैं भौतिकवादी युग में जिसके पास जितना पैसा है उसको उतना ही समाज ज़्यादा महत्व देता है, तो वो भी परिस्थिति का आधार है। त्याग भी परिस्थिति का आधार होता है कि कौन कितना बड़ा त्यागी है, किसने समाज या राज्य हित में, देश हित में अपना कितना त्याग किया है। तो त्याग भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण, जैसे सैनिक अपने प्राणों को त्याग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उनका समाज में बड़ा महत्व है, हम उनको बहुत आदर और सत्कार के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी तरह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया, जो शहीद हुए उसके लिए, तो उनका त्याग हम आज भी उनको बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। और अगला बिंदु है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव भी अर्जित परिस्थिति में आता है। सत्ताधारी दल की तुलना में सत्ता के बाहर जो दल है उससे जुड़े हुए व्यक्तियों को निम्नतर आंका जाता है। तो राजनीतिक प्रभाव भी अर्जित परिस्थिति का आधार है। अंतिम बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति भी व्यक्ति खुद अपने प्रयासों से प्राप्त करता है और यह भी इसका आधार माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज सामाजिक परिस्थिति का अर्थ और प्रकार समझने की कोशिश की। आप इसको अपनी पुस्तक से पढ़ते हुए पुनः समझने का प्रयास करें। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।